नमस्कार, मैं काजल सैनी स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, आज न बात किसी क्राइम की न किसी मुद्दे की। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय की जिसकी आवश्यकता हमें अपनी जन्म तिथि से लेकर मृत्यु तिथि तक पड़ती है। जिस विषय के कारण हम अपने जीवन के दैनिक कार्यों के आंकड़े लगा सकते हैं। यह विषय कोई और नहीं, यह विषय है एकमात्र गणित। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आज हम गणित विषय के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो आज हम आपको बता दें कि 22 दिसंबर भारत के इतिहास में सन 2012 में यह दिन जो है वो दर्ज हो गया था। गणित विषय का हमारे जीवन में एक विशेष महत्व है। यह दिवस गणित के दिग्गज श्रीनिवास अयंगर रामानुजन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी विषय में जानकारी लेने के लिए और बात करने के लिए आज न्यूज़ 20 के सेट पर मौजूद हैं हैबिट मुस्लिम इंटर कॉलेज के अध्यापक आकिर हुसैन जी, जो कि मैथमेटिक्स के लेक्चरर हैं, जो कि न्यूज़ 20 के सेट पर आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए आज हम सर से कुछ खास बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज़ 20 के सेट पर। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारा आपका न्यूज़ 20 के सेट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आज 22 दिसंबर है और राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में यह मनाया जा रहा है। तो सर क्या कहेंगे इस विषय में? बहुत गर्व की बात है, आज हम इस 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मना रहे हैं। और हमें नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को गर्व है। जिस वक्त हमारा भारत गरीबी और गुलामी की रूप में जी रहा था, सांस लेने की भी हमें किसी दूसरे से इजाज़त थी, उस ऐसे माहौल में एक ऐसी महान हस्ती का उदय होना एक मुझे ही नहीं बल्कि सभी को गर्व है। और इसी उपलक्ष्य में हम आज 22 दिसंबर गणित के दिवस के रूप में मना रहे हैं। दरअसल इसके पीछे हमारे महान गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन का जन्मदिन है, उनकी जयंती मना रहे हैं। और इसी जन्मदिन को हम अपने राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हम उन्हीं के जीवन पर एक मुख्य प्रस्तुति या मुख्य विचार आपको बता रहे हैं। क्योंकि अब से 22 दिसंबर 1887 में मद्रास के एक छोटे से गांव इरोड में श्री निवास अयंगर के घर पर श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ, जिनके पिताजी श्रीनिवासन अयंगर एक दुकान पर, एक छोटी सी दुकान पर साड़ी की, वहाँ पर एक मुनीमगिरी करते थे। और उनकी माता जो कोमलतम एक धार्मिक और घरेलू बाइक थी, घरेलू एक महिला थी। और ऐसे परिवार में एक ऐसी महान हस्ती का उदय होना हम सबको गर्व की बात है। और वो धीरे धीरे ऐसे वक्त में उन्होंने एक ऐसा कार्य किया कि आज भी हम उनके इस महान कार्य को याद करते हैं। और उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी जो एक बड़ी यूनिवर्सिटी में या अच्छे उच्च शिक्षण संस्थान में उनकी तालीम दी जाती, लेकिन उन्हीं का पास में एक प्राइमरी स्कूल था, वहाँ पर उनको तालीम के लिए भेजा गया। और वहाँ पर उनका ऐसी घटनाएं हुई जिससे ये आभास होने लगा वहाँ के टीचर साहब को, शिक्षक महोदय को, कि ये बच्चा आगे चलकर कुछ ना कुछ जीवन में करेगा। जिसका उम्मीद थी वैसे ही उन्होंने आगे चलकर वो काम किया। और जब वो कक्षा 10 जब उन्होंने पास किया, या उससे पहले ले लीजिएगा तो 3 साल की उम्र थी लगभग उनकी। आमतौर से जो बच्चे हैं वो 1 से 1.5 साल में बोलने लगते हैं, लेकिन उस स्थिति में वो 3 साल तक भी कुछ ऐसी एक्टिविटी, कुछ बोलचाल नहीं कर पाते थे। तो मानने लगा गया कि ये मंदबुद्धि के बच्चे हैं, शायद इनके साथ कोई ऐसी घटना है। लेकिन
धीरे धीरे जब उनका टाइम गुजरा और देखा तो कुछ और ही उनकी अनुभूति थी और उनके बारे में जो सोचा था वो ज़्यादा ही बहुत अच्छा उन्होंने कार्य किया। सीधे सीधे जब हाई स्कूल में उनको एडमिशन किया या हाई स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की तो गणित विषय में उनके 100 में से 100 नंबर हासिल किए। बाकी सब्जेक्ट कैसे रहे, कमजोरी रहे, उस पीरियड को देखते हुए कोई खास सफलता नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं कि अंक ही एक आधार माना जाए सफलता का। उन्होंने मैथमेटिक्स में बहुत उच्च कार्य किए और अच्छी फिल्में बताया जाता है कि बहुत सारा अपना सारा वक्त गणित में के विषय में लगाते थे। इसी चीज़ को देखते हुए उन्हें एक सुब्रमण्यम स्वामी एक स्कॉलरशिप थी वो उनको दी गई, शायद 25 रुपये के तौर पर उस वक्त दी गई थी। इसी खर्चे को या इसी पैसे को अपने आगे इस पढ़ाई में उन्होंने खर्च किया। लेकिन एक चीज़ ऐसी आई कि इंटर में जब उनको जो उस वक्त FA कहलाता था, जो आज के दौर में इंटर के इक्विवेलेंट है, इंटर के समकक्ष है, उसमें वो एक बार असफल हुए, दूसरी बार पेपर दिया तब भी उनको सफलता नहीं मिली। आज के दौर में कहना चाहिए वो फेल हो गए। लेकिन फेल होना एक आज उनके बारे में अल्फाज अच्छा नहीं है। असफल हुए, लेकिन उस असफलता को उन्होंने एक असफलता के रूप में नहीं माना, बल्कि उससे एक सबक हासिल किया और उन्होंने अपनी सारी रुचि मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के ऊपर सारी लगा दी और उन्होंने बहुत सारे ऐसे शोध किए और धीरे धीरे उनकी जो स्थिति थी वो जो वो करना चाहते थे वो पैसे मानिएगा, आर्थिक स्थिति मानिएगा घर की सही नहीं थी, उससे कमजोरी उनकी हालात बन गई और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इसी बीच उनका जो रास्ता बना, उसका जो बातचीत हुई वो बहुत परेशानी के तौर पर गुजरी और वो वहाँ से अपने जो घर से थे ज़्यादातर उनका टाइम एक वहाँ पे जगह है जिसको शायद कोड़म्ब या उसी के कोई नाम से जानते हैं, मुझे इतना थोड़ा सा मालूमात उसकी नहीं है। वहाँ उनका सारा पीरियड गुजरा। वहाँ जो स्कूल में थे, कॉलेज में थे, उनको जब स्कॉलर मिलनी बंद हो गई तो वहाँ डिप्टी एक जिलाधिकारी थे, उन जो शायद अय्यर नाम है उनका, उनसे उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने वहाँ के जिलाधिकारी को एक पत्र लिख करके उनके खाने का, रहने का और आगे शिक्षा का इंतजाम कराया। और उस वक्त के दौर पर उन्हें एक जो वहाँ की क्लर्क की एक पोस्ट जो अस्थायी होती थी उसमें काम दिया गया और वहाँ से उनका जो घर का खर्च था, जो वगैरह इधर उधर के खर्च थे, किताबें थी, सब वगैरह उन्होंने उसमें किया। लेकिन उसमें उनकी रुचि नहीं थी, नौकरी में रुचि नहीं थी। सिर्फ उनका तो एक ठान रखी थी, एक रवैया बना रखा था कि मुझे जो है वो गणित में अपने शोध या अपना कार्य या अपना काम पूरा करना है। तो धीरे धीरे उन्होंने बारे में जो उनके कहा जाता है या उनके बारे में है कि उन्होंने एक ऐसी गणित में फॉर्मूले, इनफाइनाइट सीरीज और संख्याओं के बारे में ऐसी पहेलियाँ या ऐसे सूत्र प्रस्तुत किए, ऐसे सूत्र बनाए जो जिनका कुछ का तो डिकोड कर लिया गया है और कुछ का डिकोड अभी तक भी नहीं किया गया और वैसे ही रखे हैं। तब उनको एक जो जिलाधिकारी साहब थे उन्होंने एक पत्र लिखा, क्योंकि हालात उस वक्त सही नहीं थे, जो हमारे हम गरीबी में जी रहे थे उस वक्त का अंग्रेजों का शासन था और ऐसे हालात नहीं थे जो पढ़ सकते थे वो आगे। तो उनकी एक लेटर के माध्यम से जो वहाँ उस वक्त जो महान गणितज्ञ थे जीवी हार्डी, जो ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वहाँ के वो प्रोफेसर थे, उनसे उनका
खत और किताब के जरिए, लेटर के जरिए बातचीत हुई और उन्होंने अपने हालात बताए। और जब हार्डी साहब को ये लेटर मिले और उसमें उन्होंने शायद बताते हैं कि 120 रचनाएं, 120 संख्याओं से मुताल्लिक सूत्र उन्होंने अपने उनको दिए। तो हार्डी साहब ने उनको पढ़ा, लेकिन वो एक हिंदुस्तान की एक बदनसीबी समझ लीजिएगा, क्योंकि उस वक्त इतना इम्पोर्टेंस नहीं लिया जा रहा था। लेकिन फिर भी एक जब वो घूम रहे थे या कहीं टहल रहे थे तो उनके दिमाग में फिर वो लेटर ही गूंज रहा था कि क्या ये लेटर में क्या लिखा है। सरस्वती गाँव से उन्होंने पढ़ा, लेकिन वो फिर भी कुछ फिल्में ये थी कि उस वक्त उन पर कार्य चल रहा था, कुछ पे हो गया था, कुछ नहीं देख पाए थे। लेकिन एक गणितज्ञ के रूप में वो चीज़ घूमती रहती है कि जब कोई चीज़ नहीं आती है उसके सामने तो वो कुछ ना कुछ उसमें वो पढ़ते रहते हैं। तो कुछ फिल्में उसमें ऐसी थी कि जो कि हार्डी साहब ने भी ये महसूस किया उस वक्त कि वाकई में कुछ ऐसी चीज़ इसके अंदर छिपी हुई है कि जिन पर कार्य किया जाना चाहिए। तो आगे उन्होंने भी उसका जवाब दिया और जो श्रीनिवास रामानुजन थे उनको लेटर दिया, अपना जवाब दिया। फिर उन्होंने श्रीनिवासन रामानुजन ने फिर उसका जवाब दिया और उनसे कहा कि पहले मुझे मेरे खाने पीने का इंतज़ाम करा दिया है, जो पेट की जो भूख है उसका इंतज़ाम करा दीजिएगा। तो उसमें हार्डी साहब ने वहीं पे अपने पास उसको ब्रिटेन में बुलाया और वहाँ पर उनका सारा इस तरीके से इंतज़ाम किया और एक गुरु शिष्य का रिश्ता उनके बीच में बन गया और वहीं से उन दोनों के बीच ये कार्य शुरू हुआ और इस पर शोध शुरू हुआ। धीरे धीरे उनकी जोड़ी एक ऐसी बन गई कि आज भी हम उसको याद कर रहे हैं। इसी बीच उनके शोध पत्र, यानी कि जो वहाँ की रॉयल सोसाइटी है, शायद 1916 या 17 के आसपास की ये वाक़या है ये, वहाँ उनको फेलो किया गया उस सोसाइटी की तरफ से और उनको स्कॉलर दी गई। और वहाँ उनका एक मैथमेटिकल सोसाइटी, उसमें उनका एक शोध पत्र प्रकाशित किया गया और जिसके बाद उनका जो स्वास्थ्य था, शायद क्या मंजूर था, प्रकृति को मंजूर क्या था, क्या कुदरत को मंजूर था कि उनका जो स्वास्थ्य था वो वहाँ के खान पान में या वहाँ के जो क्लाइमेट है वो उनको सूट नहीं कर पा रहा था। और वहाँ उन्हें बीमारी, जिसको शायद उस वक्त आज के दौर में टीबी या जो भी कहते हैं, वो एक ऐसी बीमारी ने से ग्रसित हो गए कि वो उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा और धीरे धीरे वो स्वास्थ्य अगर अच्छा भी नहीं था तो भी अपने मैथ पे एक कार्य करते रहे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, लेकिन मजबूरी एक ऐसी थी कि वो एक बीमारी ऐसी थी कि उससे वो उठ भी नहीं पा रहे थे, पीछा नहीं छोड़ रहे थे। धीरे धीरे उनको इस बीमारी के कारण हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया और हॉस्पिटल में से भी जब वो एक शायद उनके एक वाक़या था कि अपना जो मैथ में उनकी रुचि थी, यानी बीमारी को देखते हुए भी उनकी गणित में कैसी रुचि थी कि एक नंबर था शायद उस गाड़ी का और वो शायद 1739 नंबर था। उस पर ही उन्होंने एक ऐसी अपनी विचार प्रस्तुत किए कि उन्होंने जब देखा उस गाड़ी की तरफ तो गए तो उन्होंने कहा कि भाई इस गाड़ी का तो बड़ा विचित्र नंबर है और इस गाड़ी का जो नंबर है वो जो फैक्टर है बड़े अजीब है। इस संख्याओं को एक दो संख्याओं के, जबकि लगभग किसी संख्या को दो संख्याओं के घनों के रूप में नहीं जोड़ा जाता, लेकिन ये एक ऐसी संख्या है कि दो घनों के रूप में इसको जोड़ा जाता है। तो ऐसी बहुत सारे हैं। उन्होंने अपना एक मैजिक स्क्वायर दिया, एक मैजिक स्क्वायर के नाम से उसको जानते हैं, जो आज भी जिसको एनालिसिस आप यूट्यूब पे करेंगे, उस पर करेंगे और उसका जो अध्ययन करेंगे तो बहुत सारे एक ऐसी संख्या उसमें ऐसे फैक्टर या ऐसे जोड़ दिए गए हैं कि जो 139 का जो योग है शायद, और 139 को कई तरीके से जोड़ा गया था, वो योग का जो संख्याओं का योग है वो 139 आया। तो इस तरह की आज ऐसी पहेलियाँ उन्होंने बहुत कम समय में दी जिनको हम आज भी एक कुछ को डिकोड किया, कुछ को अभी नहीं करा है। और इसी के ऊपर में उनके जब स्वास्थ्य जब ज़्यादा
नहीं अपनी परेशानी से, अपने स्वास्थ्य से नहीं ठीक हो पाए तो उनको वापस भारत लौटना पड़ा। शायद 1918 का ये वक्त था जब उन्हें अपने जन्म स्थान पर वापस आना पड़ा, लेकिन कुदरत को मंजूर था कि हमारे बीच वो ज़्यादा नहीं रह पाए और 26 अप्रैल 1920 को उनका देहांत हो गया। केवल 33 वर्ष की अल्प आयु थी, ज़्यादा इतनी नहीं होती है 33 वर्ष की, और उसमें उनका देहांत हो गया। तो ये थी उनकी बहुत छोटी सी कहानी थी, या बहुत छोटी सी उनका ये जीवन परिचय था, जिसको आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं। और इस जयंती के उपलक्ष्य में आज ही हम अपना मैथमेटिकल नेशनल डे मना रहे हैं। और आपको इसका हम सबको भारतवासियों को गर्व है कि ऐसी महान हस्ती हमारे बीच में आई, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसी आनी चाहिए और आती रहे, ताकि हमारा और सभी भारतवासियों का गर्व से सिर ऊंचा हो। और इस तरह से सर, ये तो रही उनके जीवन परिचय की बात, लेकिन अब अगर बात करें गणित विषय की, तो गणित का जीवन में क्या योगदान रहा और क्या महत्व है इसका, इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, गणित जब से ये दुनिया पैदा हुई है, जब से संख्याएं हो या किसी की जानकारी हो या कहीं भी आपको जाना हो, एक दूरी हो, बिना गणित के शायद ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे हम उनका अध्ययन ना करते हों। लेकिन पता नहीं आज के माहौल में इस गणित को एक ऐसा हवा बना रखा है, जैसा कहना चाहिए साफ तौर से, कि ऐसा डर पैदा किया है कि हर बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो चाहे किसी भी क्षेत्र के हो, उनके बीच में एक ऐसा डर क्रिएट हो गया है कि वो इससे भागते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। हम लोगों को तो पहले शायद इसमें दो पहलू होते हैं। एक तो बच्चा तो डर रहा है, लेकिन जो हम लोग हैं, यानी कि जो शिक्षक हैं या माँ बाप हैं या जिनसे वो बच्चा टच होता है, उनके साथी हैं, उन्होंने या तो उनके ऊपर पहले ही ये चीज़ दिल में बैठा रखी है कि गणित मत लेना, गणित मत पढ़ना, बहुत ही नंबर कम आते हैं, सफलता नहीं मिलती। और टीचर साहब पढ़ाते हैं, गुरुजी पढ़ाते हैं, मारते हैं, ये भी एक चीज़ है। बहुत सारे फैक्टर हैं जिनके बीच में, उनके बीच में बच्चों के दिलो दिमाग में ये डर बैठा दिया गया है। तो ऐसा नहीं है। मेरी जो अपनी राय है, हम डर को भी एक सब्जेक्ट बना लें। हम भाई इंटर हैं या हाई स्कूल में पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट होते हैं, आपके तरह तरह के सब्जेक्ट होते हैं, तो इस डर को भी एक सब्जेक्ट बना के अगर हम इस पर ही इसकी पढ़ाई, इसके बारे में सोचना अगर शुरू कर दें तो वो डर निकल जाएगा। अब जो टीचर्स हैं उनको भी एक पढ़ाने का, उसको डर को भगाने का एक तरीका है। सबसे पहले एक आज के माहौल में जो बन रहा है वो ये है कि हम जब पढ़ाते हैं, क्लास में जब हम पढ़ाते हैं, तो बच्चे को हम ना कि बच्चे की हैसियत से पढ़ाते हैं, बल्कि हम अपनी हैसियत से उसे पढ़ाते हैं। अपने अल्फाज या अपने हम जो मेथड है उस तरीके से उसे थोपना भी चाहते हैं। ये भी एक इसका असर है, एक फैक्टर है। तो आप काफ़ी टाइम से आप जो हैबिट मुस्लिम इंटर कॉलेज है उसमें आप शिक्षा जो है बच्चों को दे रहे हैं, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता होगा। तो किस किस के तरीके के क्वेश्चन आप मतलब बच्चे आपसे करते हैं? देखिए, मुझे गणित विषय को पढ़ाते हुए 2000 से मैंने एक सहसपुर में एच एस इंटर कॉलेज था, वहाँ 2000 से लेकर के 2009 तक वहाँ पढ़ाया। और फिर 2009 के बाद मैं हैबिट मुस्लिम इंटर कॉलेज मुरादाबाद में आया, और इसी दौरान चाहे वहाँ या यहाँ बच्चे जो तरह तरह से हर साल आते हैं, वो आपके सामने आपके नए होते हैं। आप पढ़ाते चले जाते हैं, आप अपनी काबिलियत को काबिलियत समझते चले जाते हैं, लेकिन जब भी क्लास में आप या मैंने जो पढ़ाया, मैंने अपने सामने वो आईना, वो चेहरा रख करके पढ़ाया, ताकि जब मैं पढ़ता था सन 93 में हाई स्कूल और सन 95 में मैंने इंटर किया,
तो उस वक्त का चेहरा लेकर के मैं पढ़ाता हूँ आज भी, कि बच्चे एक इस तरह से कि ताकि मैं पढ़ रहा हूँ और उस वक्त जो मेरे सामने मेरी लैंग्वेज मानिएगा या बच्चे की जो कैपेसिटी होती है वो किस तरह से समझेगा। गांव से भी आते हैं, शहर से भी आते हैं, हर एक की परेशानी अलग अलग होती है। टीचर एक ही होते हैं, बच्चे 50-60 जितने भी होते हैं क्लास में। उन सारे बच्चों को पहले हम समझ लें वो बच्चे किस कैटेगरी के हैं, कैसे समझना चाहते हैं, किस तरह पढ़ना चाहते हैं। उसी लेवल से हम अपना आप को न देखते हुए उन बच्चों को देखते हुए पढ़ाएं और उन जो वो चाहते हैं कोशिश करें कि ताकि वो बच्चे किस रूप से, अधिकतर प्रैक्टिकली तरीके से और अधिकतर वो जो चाह रहे हैं जिस लैंग्वेज में, क्योंकि ये भी एक असर है कि हम बहुत हाई लैंग्वेज में पढ़ा देते हैं उनको, वो भी समझ नहीं पाते। वो तो एक बच्चे हैं वो आपको हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन उनकी हाँ जब भी मानी जाए जब वो क्या वाकई में उस हाँ को समझ रहे हैं। तो पढ़ाने का जो तरीका होना चाहिए या मुझे जो पढ़ाना चाहिए, मैंने जो पढ़ाया है वो अपने उस पीरियड को देखकर पढ़ाया है जब मैं पढ़ता था और जो परेशानी आती थी उस ही फ्रेम को, चित्र को सामने रखते हुए मैं आज कॉलेज में और 2009 से मैंने पढ़ाया, उसी चीज़ को पढ़ा रहा हूँ। आगे भी यही उम्मीद है कि हम तभी अपना रिजल्ट मानते हैं जब बच्चा हमारी बात को समझ लेता है, तब हम ये मान के चलते हैं कि हम जो है वो उनके हिसाब से उन्हें गणित पढ़ा रहे हैं। अगर हमने उनको इस तरह से जैसे कोई सवाल है तो उस सवाल को हमने अगर अपनी तरफ से उन पर करा दिया, बोर्ड पर लिख दिया, समझ में बच्चे के नहीं आया तो वो पढ़ाई नहीं। जब तक हम उधर से पढ़ाई का जवाब न ले बच्चे से और वो समझ न जाए तभी हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमें दूसरा सवाल लेना चाहिए। अगर वो सवाल नहीं आ रहा तो आगे हमें सवाल देने का, आगे क्वेश्चन हल करने का कोई तरीका नहीं, कोई फायदा भी ही नहीं है, मेरे हिसाब से ये है। और बाकी तरीके बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो इस डर को दूर किया जा सकता है बच्चों से। और बच्चों के बीच में जो गणित का जो डर है वो बिल्कुल निकाल देना चाहिए। एक ऐसा सब्जेक्ट है ये, सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट तो मुझे यूँ ये लगता है। ऐसा नहीं कि मैं गणित पढ़ाता हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं। सबसे तरीका तो ये है, इसमें रटने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। सवाल कुछ सब्जेक्ट या कुछ ऐसे होते हैं, सब्जेक्ट सभी अच्छे होते हैं, कोई नहीं होता है, अपनी अपनी इम्पोर्टेंस सब रखते हैं। कि किसी में तो हम ये कर सोचते हैं कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ अंत करें, कहाँ क्या करें, लेकिन एक गणित ऐसी चीज़ मिली कि इसे खेल खेल में हम सूत्रिया कर याद है हमें और पढ़ते हैं, लगाते जाते हैं। ये खुद ही अपना आपको बताता चला जाता है कि मुझे इस दिशा में लेके जाइएगा और सवाल तुरंत चुटकी में हल हो जाता है। लेकिन कभी भी इस तरह से हाँ वाह के साथ क्लास में नहीं पढ़ाना चाहिए कि बहुत बड़ा ये वो चीज़ हुआ है, और इसे ज़बरदस्ती नहीं थोपना चाहिए बच्चों के ऊपर सीधा तौर से। उनको उन्हीं के जैसा वो चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लेना चाहिए। अगर कोई परेशानी आ रही है तो तुरंत जो उसके चारों तरफ कोई चीज़ घट रही है उसी का एग्जाम्पल ले करके उसे बच्चे को समझाना चाहिए, ताकि वो अच्छी से तरह वो अपने जो चारों तरफ घटनाएं घटती है उनसे ज़्यादा बेहतर समझ जाता है वो, बजाय कि हम उच्च शिक्षा के हिसाब से देखेंगे। सर जैसे अभी आपने डर की बात कही, तो बच्चे और सब्जेक्ट के मुकाबले जो है लड़के जो है वो गणित में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं, लड़कियां नहीं रहती है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लड़के और लड़कियां असलियत में इसके कारण दो हैं। एक कारण तो ये है कि लड़कियों को सीधे सीधे ये कर दिया जाता है कि गणित थोड़ा सा डर ही है, माहौल घर से ही पैदा कर दिया जाता है। लेकिन सबसे पहले इसमें एक हमें भी और उसके जो माता पिता हैं बच्चे के, उन लोगों भी क्या भी ये रहता है कि गणित पढ़ के क्या करेंगे बेटा, क्योंकि इसका जो वो है गणित का इंजीनियर बनना है या कहीं जाना है, तो एक भागदौड़ की सर्विस है और इसमें लड़के ही एक बना दिया जाता है, एक माहौल बना दिया जाता है कि लड़के ही इसमें काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के माहौल में लड़कियां कम नहीं हैं और नहीं आंकने भी नहीं चाहिए। लड़कियां भी अपना इम्पोर्टेंस रखती हैं, लड़के भी रखते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं लड़कियों से भी ये आगे सजेशन देता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि बिल्कुल आप ना करें इसको भी। एक जैसा अगर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसी हिसाब से एक मैथ को भी लेना चाहिए आपको। भागना तो आपको अगर घर से निकलना है, कोई सर्विस कर रहे हैं तो बाहर ही रहना है,
तो ऐसा नहीं कि आप इससे डरें या ना पढ़ें, क्योंकि गणित एक, मुझे लगता है कि ये एक मुट्ठी है। अगर हमने ये मुट्ठी बंद है तो हम ये सोच रहे हैं कि ये इस मुट्ठी में क्या है क्या नहीं होगा, बड़ा डर है। लेकिन बगैर गणित के शायद मेरा जो विचार है वो बगैर गणित के सारे सब्जेक्ट में थोड़े से अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि गुणा ले लीजिएगा, भाग ले लीजिएगा, जोड़ ले लीजिएगा, नाप ले लीजिएगा, और इसके आप हिसाब लगा लीजिए कोई भी, तो बगैर गणित के संख्याओं के उनकी जानकारी हासिल करने के नहीं है। और इससे तरह तरह के रास्ते बनते हैं, आपका बौद्धिक विकास होता है, आपके दिमाग में विकसित होता है, आपके में एक जन्मजात पैदा होती है, एक ऐसी प्रवृत्ति पैदा होती है, नई चीज़ जिसके सहारे हम उससे आगे, यानी कि नई खोज, नई दिशा, नई आपको ऊंचाइयाँ, नई चीज़ पैदा करते हैं। क्योंकि जब मुट्ठी हमने खोली तो इससे 5 रास्ते बने। तो गणित भी एक ऐसी मुट्ठी है कि इससे तुरंत देखिए, मुट्ठी खोली हमने, 5 रास्ते बने, आप किसी भी रास्ते पे चले जाइएगा, किधर भी भागिएगा। कौन सी चीज़ें बगैर गणित के शायद आज अधूरी चीज़ें हैं, ऐसा तो नहीं कि बगैर गणित के कोई चीज़ नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी शायद लगता है कि अधूरा ज्ञान है। लेकिन आजकल जो माहौल है वो पेपर का आने वाला है, वही पेपर आने वाले हैं बोर्ड के या सभी बाकी CBSE के, तो उसमें ये हवा बनाया जा रहा है या पीछे से ही आ रहा है या चल रहा है कि किस तरह तैयारी कर रहे हैं, नंबर बहुत कम आ रहे हैं, कैसे करेंगे, क्या पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले सीरीज शुरू हो जाती है, ये उसके माँ बापों की सीरीज है, उन्हें समझाइएगा इस तरह से। अगर नंबर कम आते हैं तो ये मत मानिए कि हमारे नंबर कम आए तो क्या हम सफल नहीं हुए, क्या हम उसमें हमें कोई काम नहीं मिलेगा, हमें इंटरेस्ट नहीं है क्या इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। एक वाकया था, चूँकि बच्चा पेपर दे रहा था और उसके धीरे, वो अच्छा बच्चा भी था, पढ़ने वाला था, नंबर अच्छे खासे सब्जेक्ट में आए थे, और एकदम अचानक तबीयत खराब हो गई और उस पेपर में उसके कम नंबर आ गए। और ऐसा नहीं था कि वो सब्जेक्ट में नहीं अच्छा था, पढ़ने में अच्छा था। तो क्या हम एक ही घटना से, एक ही पेपर से क्या उसकी सारी चीज़ों को तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नंबरों से नहीं की जा सकती है। भले ही वो हमारे जो आज का पैमाना है उससे हम नंबरों से तोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी तबीयत खराब हो गई, आपका नहीं है, आता था, नहीं आ रहा वो क्वेश्चन, तो उसे ऐसा नहीं मानिएगा। सफलता हमेशा होती है। अब आज हम जिनका जन्मदिन मना रहे हैं वो भी तो 2 साल फेल हुए थे, असफल हुए थे गणित में, क्या उन्होंने उस चीज़ को छोड़ा? नहीं छोड़ा। रुचि क्या उन्होंने खत्म की? नहीं की। क्या उन्हें नंबर के आधार पर PhD की उपाधि दी गई? नहीं दी गई। केवल उनको अपनी मेहनत के ऊपर, अपनी लगन के ऊपर उनको उपाधि दी गई और PhD से उनको नवाजा गया। तो वैसे ही मैं अपनी बच्चियों से, अपने छात्रों से जो ये डर पैदा कर रहे हैं और नहीं इसकी तरफ को में से घबरा रहे हैं या पेपरों से घबरा रहे हैं, नहीं करिएगा। सबसे पहले तो तरीका ये होता है कि हम किसी भी चीज़ को देख करके उससे पहले घबरा जाते हैं। आप पेपर अगर आए या पेपर में बैठेंगे तो सबसे पहले उस पेपर को पूरी सरसरी निगाहों से पढ़ लीजिएगा कि वो क्या चाह रहा है, और जब जो भी क्वेश्चन करें उस क्वेश्चन को पहले पूरी तरीके से, भलीभांति तरीके से उसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और उसके बाद जब आप करेंगे तो शायद मुझे लगता है ये डर भाग जाएगा, समझ के करेंगे। और जो फैक्टर उसके रास्ते में आते हैं, उसके साथी आए, टीचर्स आए, माँ बाप आए, उनको भी चाहिए कि उस डर से उस बच्चे को दूर करें, उसकी मदद करें, ताकि वो धीरे धीरे अपनी सफलता को पूरा करें। क्योंकि ये एक कहावत भी है और एक आमतौर से भी है कि कोई भी उच्च श्रेणी की सफलता वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ हो जाती है। कोई भी आप बिल्डिंग देख लीजिएगा, जैसे सीढ़ी उच्चतम सीढ़ी से लेकर निम्नतम सीढ़ी से लेकर के उच्चतम सीढ़ी तक जाया जाता है, ना कि एकदम उच्च से निम्नतम सीढ़ी की तरफ को जाया जाता है। तो सफलता तो तभी है जब आप निम्न सीढ़ी से, निम्नतम से और उच्चतम की तरफ को चढ़ते जाते हैं। तो डर का बिल्कुल ही आप पैदा मत करिए और नहीं गलत कदम उठाइएगा आप। आजकल कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के दिल में ये डर हो रहा है कि मेरे पेपर खराब हो गया तो क्या होगा, घर वाले ये करेंगे, और पास के जो मिलने वाले हैं, जो बच्चे हैं, वो क्या उनकी नज़रों में रहेंगे। तो गलत कदम उठाते हैं, वो उनका बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। और इसमें हम लोगों को भी और उसको समझाना चाहिए बच्चे को, बच्चा है, जब हम अपने उस स्थिति में थे
मान लीजिएगा हम लोग थे, तो हम भी तो उस बच्चे की स्थिति में आए थे, हम लोगों को ज़्यादा जानकारी है, तो उस बच्चे को इस हैसियत से समझाइएगा कि बेटा कोई बात नहीं है, ये एक ही टाइम नहीं है, आगे भी आ रहे हैं, वक्त आपको मिलेगा और ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने मेहनत से कार्य कीजिएगा और आगे बढ़िएगा, कोई डर की ऐसे कोई कदम मत उठाइएगा। सर आपने जैसे बताया और बोर्ड के एग्ज़ाम भी अब बच्चों के आ रहे हैं, तो किस तरीके से स्टूडेंट को अपनी तैयारियां करनी है आगे बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, आप कुछ स्टूडेंट को बताना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक तो ये साल थोड़ा सा पैंडेमिक, एक हमारी कोरोना 19 पैंडेमिक थी, उसका ज़्यादातर स्कूलों पर पड़ा, क्योंकि पूरा साल हो गया, लगभग पूरा सेशन ही गुजर गया, वो स्कूल नहीं खुल पाए, ऑनलाइन पढ़ाई हुई, तो अच्छा नहीं रहा। लेकिन घबराइए मत, हम जितना भी हमने तैयारी की है, जो ऑनलाइन पढ़ाई की है, आप उतनी ही तैयारी उसी विषय पर और उस विषय के उन्हीं क्वेश्चनों को रिवीजन करिएगा, उन क्वेश्चंस के बारे में ही आप बार बार तैयारी कीजिएगा। आप ये कोशिश मत करिएगा कि बहुत ज़्यादा आप जो आता है उसे करें और जो नहीं आता उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचें। क्यों? क्योंकि पता चला कि जो आपने किया है वो भी शायद आप उससे भी ना कर पाएँ, तो जितना भी आपने किया है, जो भी किया है, इसमें रही है, परेशानियाँ रही हैं, वो तो सभी को मालूम है, तो उसमें आप सिस्टम से करिएगा। आप जैसे वक्त ख़त्म हो गया, जितना आपने कोर्स कर लिया, सब ने करा दिया, आप उसको दोबारा पुनः बैठिएगा घर पर के और उसको शुरू से लीजिएगा और अपने सामने जो लिखित कार्य है, जो पढ़ने का है, वो दोनों आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से घर पर बांट लीजिएगा। ऐसा मत करिएगा कि आप तुरंत एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उसे ही पढ़ते जाइएगा, बल्कि शाम को या सुबह को या जब भी आपके पास टाइम है, उस टाइम को आप अपने पीरियड के हिसाब से बांट लीजिएगा। टाइम के हिसाब से आधा घंटा किसको देना है, 1 घंटा या 20 मिनट किस सब्जेक्ट को देना है, और उस सब्जेक्ट के बारे में जो आपने पढ़ा है उसको पुनः रिवीजन करिएगा। और अगर कोई भी सवाल आपको अगर नहीं आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप अपने साथी से, आप अपने गुरुजन से या कोई भी माध्यम ऐसा हो जो आपको समझा सके, उसके पास जाइएगा और उसको इस तरह मत ले लीजिएगा कि आपको नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, आप अगला क्वेश्चन करिएगा। सारी चीज़ें आपको नहीं आती हैं, अगर आती हैं तो 100 में से 100 या कोई भी चीज़ बनी है वो पूरी नहीं हुई है, आपको थोड़ा सा छूट या वगैरह ये दी जाती है, तो आप कोशिश करिएगा जितना क्वेश्चन आपको आ रहा है उस क्वेश्चन पर गहनता से करिएगा, अपनी एकाग्रता से करिएगा, इधर उधर दिमाग मत लगाइएगा। जब पढ़ते हो तो आप सीधा आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए कि आप पढ़ते रहें, आप उसको समझते रहें क्या चाह रहा हमसे क्वेश्चन, और कोशिश करिए कम अल्फाजों में सटीक आंसर आप दें, ताकि आपका टाइम बचे, ताकि आपका जो उस वक्त टाइम बाउंड होता है आपके ऊपर, क्योंकि सारे क्वेश्चन पर टाइम लगा देंगे कि क्वेश्चन पर, तो सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले जब पेपर में आप जाएं तो सबसे पहले आप पेपर को 10 मिनट या 5 मिनट जो आपको टाइम दिया जाता है, पहले धीरे धीरे पूरा पेपर समझ लें, तभी आप क्वेश्चन करते जाइएगा। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको टाइम बर्बाद ना करें अपना, दूसरा क्वेश्चन लें, और जब आप पूरा पेपर कर लें तो उसके बाद उस क्वेश्चन को तब लाइएगा जब आपके पास टाइम बच रहा है, तो उस क्वेश्चन को तब सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कुछ थोड़ी बहुत परेशानी आती है तो आपके दिमाग में घूमती रहती है और वो शायद उस वक्त आ जाता है, कुछ वक्त नहीं आ रहा है उस वक्त, लेकिन जब आप पेपर कर लेते हैं तो आ जाती है कोई चीज़, तो तब उन क्वेश्चन को करिएगा, एक ही क्वेश्चन पर टाइम मत लगाइएगा। सर जैसे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो बोर्ड के एग्ज़ाम में असफल हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, तो आप उन स्टूडेंट के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बीच में मैंने शायद 2-3 बार इसी पे चर्चा की है और यही चीज़ मैंने बताई है कि इसमें 3 चीज़ें हुई। एक तो माँ बाप हुए, एक उस बच्चे से जो टच थे उसके साथी हुए, और एक वो जो जिस कॉलेज में पढ़ रहा है उनके गुरुजन हुए, सर लोग हुए। इन तीनों की ये जिम्मेदारी है कि बच्चा कहीं डिप्रेशन में तो नहीं है, क्या कहीं उसे परेशानी तो नहीं हुई है, क्या पेपर देने के बाद
कहीं ऐसा महसूस तो नहीं हो रहा कि जितना उसने पढ़ा था क्या उतना जवाब नहीं दे पाया? क्या उसको ऐसी फीलिंग हो रही है क्या वो असफल हो जाएगा? तो तुरंत ऐसे बच्चों को हमें ये लगता है कि शायद ये नॉर्मल ही है, लेकिन वो छोटी घटना एक ऐसा बड़ा रूप ले लेती है। बच्चा ही तो है, वही वो अभी इस तरीके का नहीं है, उसके घर में छोटी चीज़ भी बड़ा कर जाती है। क्योंकि जब बच्चा पूरे साल पढ़ता है तो उसे लगता तो है। तो हम लोगों को सबको मिलकर के उसकी परेशानी समझनी चाहिए, उसे बताना चाहिए बेटा कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप नंबर कम आ जाएंगे या मान लीजिएगा आप असफल हो जाएंगे, तो आपकी ये असफलता ही सफलता की एक कुंजी है। इसको आगे करिएगा और आगे पेपर दीजिएगा, कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए सारे पेपरों में भी ऐसा हो रहा तो मत बैठाइएगा बच्चों को, पेपर दोबारा करा दीजिएगा, उसके अगले साल करा दीजिएगा अगर बच्चे को लगा के नंबर मेरे ज़्यादा आएंगे तो। लेकिन वो कदम जो उठाना है वो बिल्कुल गलत है और हम लोगों को सबको जिम्मेदारी के तौर पर उस बच्चे को समझाना चाहिए, ऐसे बच्चों पर निगाह भी रखनी चाहिए और हमें उनको जो भी जिस तरीके से वो बच्चा समझता हो, जहाँ भी बैठता हो, सभी की जिम्मेदारी है। हर पहलू पे फैक्टर होते हैं, उस पर उस बच्चे को समझाएं और उसे बार बार दिलासा दिलाएं। कोई बात नहीं है इस तरह की, आप आगे पेपर दीजिएगा, इस साल छोड़ दीजिएगा, कोई वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के नंबर या आप कमज़ोर हैं, ऐसी कोई हालात नहीं है। तो हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है और हम उन लोगों को समझाएं और बच्चे की भी है कि आप बिल्कुल ऐसा कदम ना उठाएं ताकि अपनी ज़िंदगी खोलें। उससे तो बेहतर ये है कि आप अपने एक साल ड्रॉप कर दें और अगले साल बड़ी, क्योंकि कहीं भी आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा, सबने पढ़ा कि तरह तरह के जो हमारा हिस्ट्री है, क्योंकि हर सब्जेक्ट अपना इम्पोर्टेंस रखता है, हिस्ट्री है उसमें जंगें हुई हैं, बहुत सारी जंगें हुई हैं, तराइन की भी हुई है, प्लासी की भी हुई है और भी बहुत सारी जंगें हुई हैं कि जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे उनके भी जंगें हुआ करती थी। तो ऐसा तो नहीं दो लोग लड़ रहे हैं दोनों ही सफल हो गए। हाँ, तो उसमें एक क्या हुआ कि जंग हुई और उसमें एक राजा की हार हुई, तो उसने वो चीज़ हार मान करके पीछे नहीं हटे, हार मान के उसको स्वीकार नहीं किया कि मैं जो है वो अब आगे नहीं काम करूँगा या राज्य नहीं चलाऊँगा, बल्कि उन्होंने उस हार मान करके और 1 साल में 2 साल में उससे ज़्यादा ज़बरदस्त तैयारी करी और जब रिजल्ट देखा तो हमने वो जब जीत ली। तो वैसे ही हमें इस तरह से एग्जाम्पल दे करके बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा कोई बात नहीं है बच्चे, अगर आपने ये सब सबक लिया आगे आप एक बड़े जोश से बड़ी तैयारी करके आप चलिए और जो नंबर आप इस साल चाह रहे थे उससे आपके कई गुना आ गए। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको समझाइएगा और ये इस कदम से आगे बढ़ सकते हैं बच्चे। बचने क्या बिल्कुल ही शून्य करिएगा ये ऐसी घटनाओं को। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, प्यारे बच्चों को समझाइए और उस तरह से उनको ये चीज़ें बताइएगा। तो जैसे कि सर आपने देखा, हमने सर से बात की, बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। सर ने गणित विषय के महत्व के बारे में हमें बताया और गणित के दिग्गज श्रीनिवास रामानुज के बारे में उन्होंने जो है उनके जीवन के बारे में हमें उन्होंने बताया। तो बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। न्यूज़ 20 परिवार की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जैसे कि सर ने स्टार्टिंग में रामानुजन जो थे उनके बारे में उन्होंने बताया था कि 13 वर्ष की आयु में उन्होंने त्रिकोणमिति को पूरा सॉल्व कर लिया था और कई प्रमेय थी उन्होंने खुद से ही बनाई थी। तो यह एक बहुत बड़ी सफलता थी कि उन्होंने इतने कम टाइम में इतनी बड़ी महारत जो है वो हासिल कर ली थी, क्योंकि 1000 मीलों की दूरी तय करने के लिए हमें शुरुआत एक कदम से करनी होती है। और सर ने बीच बीच में यह भी बताया था कि किस तरीके से हमें गणित जो सब्जेक्ट है उसको किस तरीके से उसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से उसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए, कि बहुत से स्टूडेंट हैं वो जो है वो डरते हैं। तो आप इस इंटरव्यू के जरिए आप इस गणित का महत्व जो है वो समझें। तो इसी के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर मेरे साथ। कल फिर मिलेंगे कल के प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।